ये साथ बेटा हमने पिछले लेक्चर्स में वेव्स का इंटेंसिटी की बात कर ली थी, उनका फेज डिफरेंस की बात कर ली थी, दो वेव्स में कैसे हम देखते हैं। और उसके बाद हमने ये देख लिया था कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसके क्वेश्चंस, उसका फॉर्मूला, और इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो हमने देखा था। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है उसकी डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है। बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पास दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, तो अब हम उसको देखेंगे कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है उसका, कैसे फाइंड करते हैं। मसलन दो बंदे अगर एट अ टाइम बोल रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आपको साउंड सुनाई देगी वो उन दोनों का सुपरपोजिशन कहलाएगा। अगर वाटर वेव्स में दो डिफरेंट जगहों से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और एक पॉइंट पे आके वेव्स मिल रही हैं, तो वहाँ पे हमने देखना है कि रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी। ठीक है। सो लेट्स से बेटा आपके पास एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में आप क्या करते हो कि एक इस तरफ से एक पल्स जनरेट करते हो ये, और आप छोड़ देते हो, और एक पल्स आप इधर से एक बंदा जनरेट करता है। ये दोनों पल्सेस आप, ये इधर ट्रेवल कर रही होगी और ये इधर। ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर आपने दो पल्सेस जनरेट कर दिए। मतलब आपने क्या किया है कि अपना हाथ यहाँ से ऊपर और फिर वापस मेन पोजीशन पे ले आए, और आपने अपने हाथ को अब स्टॉप कर दिया। मतलब आपने अपने हाथ को इधर तक ले गए और फिर वापस ले आए। अगर आप ऑसिलेशन अपने हाथ की जारी रखेंगे तो ये एक कंटिन्यूसली साइनोसॉइडल वेव बनेगी। लेकिन आपने एक पल्स जनरेट किया, और ये इधर भी दूसरी साइड पे भी ऐसा ही हुआ है। इन दोनों पल्सेस की लेट से विड्थ सेम है, और इनका जो है हाइट भी सेम है। तो हम देखना चाहेंगे कि ये जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो फिर क्या होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ से सीधी हो जाएगी, क्योंकि पल्स आगे ट्रेवल कर जाएगी, और ये पल्स भी थोड़ी आगे को आ जाएगी। पीछे जो वेव स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। ये पार्टिकल क्या हो गए, रेस्ट पे आ गए, और ये डिस्टरबेंस आगे मूव हो रहा है। ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक टाइम आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि व्हेन दे आर ओवरलैपिंग, तो एट दैट टाइम हमारा जो नेट वेव बनेगी वो कैसी बनेगी। ठीक है बेटा। तो बेटा जब ये ओवरलैप कर रही हैं, ये एक वेव है, एक पल्स है, और दूसरी पल्स भी अगर ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, तो दूसरी को मैं यहाँ पे ये इस तरह इसके ऊपर ही शो कर देता हूँ, बट डॉटेड लाइन से। ये दोनों पल्सेस एक दूसरे पे इस वक्त ओवरलैप कर चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके पास मीन पोजीशन है, और अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल इधर इसका लेट्स से यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरी का भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये दोनों का रिजल्टेंट विल बी 4 सेंटीमीटर। जो रिजल्टेंट वेव बनेगी यहाँ पे, ये रिजल्टेंट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट बनेगा। जो भी हम इसको यूनिट कह दें, इसका ये डबल होगा। तो रिजल्टेंट वेव आपकी यहाँ पे जो बनेगी पार्टिकल्स की स्ट्रेट, वो कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है। ये वो टाइम है जब ओवरलैप कर रहे हैं, और हम हर पॉइंट पे देखें। अब देखें इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे आ गया, इन दोनों का सम जो एड अप होके यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे, यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट था तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इस पॉइंट पे हम देखें इन दोनों पॉइंट्स का सम यहाँ पे आ गया। तो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट वेव। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, अब ये ओवरलैप हो गई
तो ये यहाँ पे नहीं रहेगी। ये पल्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही थी, अब राइट को मूव करना शुरू हो चलती फिरेगी, और ये जो है वो लेफ्ट को मूव करती रहेगी। तो उसके फौरन बाद इनका ओवरलैपिंग कम होता शुरू हो जाएगा, और ये पल्स इधर चलती फिरेगी और ये इधर चलती फिरेगी। तो जब वो दोनों ओवरलैप कर रही थी उस वक्त रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का फर्क पड़ा, और उसके बाद फिर ये ऐसा होना शुरू होगा। तो यहाँ पे इस फिनोमेना को हम कहते हैं सुपरपोजिशन के। जब दो वेव्स एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन, सॉरी, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है जब हम दो वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए हम रिजल्टेंट वेव को पता चलाते हैं रिजल्टेंट क्या है। तो क्या इसकी स्टेटमेंट होती है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट व्हेन टू वेव्स मीट एट ए पॉइंट, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट देन resultant displacement is the sum of individual displacement. at that point is the sum of individual displacements at that time at that point। हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते रहेंगे। ठीक हो गया बेटा। मसला देखो कि अगर ये आपके पास मीन पोजीशन है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 4 सेंटीमीटर है, और वेव दूसरा पार्टिकल जो है वो जब मिलते हैं तो वो यहाँ पे है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम देख सकते हैं कि लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है मीन पोजीशन से। तो इन दोनों पॉइंट्स को का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये बेटा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और रिजल्टेंट जब बनेगा तो कितना बनेगा? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम कितना हो जाएगा? भाई कान रखा करो बेटा फौरन से ही। आवाज आ रही है आपको? किसमें? तो बोले ना 9 सेंटीमीटर। जी। तो ये इनका रिजल्टेंट बनेगा 9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यस। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब दो वेव्स को हम इस तरह देख सकते हैं कि बेटा अगर आपके पास ये एक वेव है और इसके साथ एक दूसरी वेव ओवरलैप कर रही है, और उसको मैं यहाँ से जो है वो इस कलर से शो करता हूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट उस पल्स की ये सिचुएशन है, ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं। अब इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, इस टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे देखो बेटा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इसका क्या है? 0। 0 जब इस नंबर में ऐड होगा तो आंसर क्या होगा? तो जो है बेटा आपकी, जी, वही इंडिविजुअल ऐड करते हैं। वही होगा ना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप गौर करें तो ये वाइट वाला कलर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ये, और ये जो येलो है इसका 0। तो इन जी। इस टाइम तक इनमें जब 0 ऐड होगा तो ये इसी इतना ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं। नहीं पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ तक आ गया।
आगे बात थोड़ी टेक्निकल है, जरा देखना है। अब देखें, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट ये और इसका ये, लेट्स से हम यूनिट वाइज अगर हम आपको बता दें, लेट्स से ये 2 सेंटीमीटर है, और इसका यहाँ से यहाँ तक ये लेट्स से 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा इस पॉइंट पे ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आंसर क्या होगा? जल्दी बोलें प्लीज। 6। 6। इस पॉइंट पे क्या होगा? 6। इस पॉइंट पे क्या होगा? 6। तो यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या है? फिर ये 2 और ये 0, तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही है ना? जी तो जब इस पॉइंट पे इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इन दोनों वेव्स का सम, एक वेव ये है और दूसरी ये है, सी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और इनकी ओवरलैपिंग हुई कंप्लीट, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना। ठीक है। जी तो ये सुपरपोजिशन को आपने यूज करके ये इनका इस तरह का काम किया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट बेटा कुछ माइनस में आता है, अगर एक वेव ये इस तरह है, आपने जरा गौर तलब तरीके से सुनना और मुझे बताना है कोई मसला हो। और ये बेटा इधर जा रही है, और एक वेव यहाँ पे, इन दोनों की सेम वेट है, और ये इधर जा रही है। ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये डिस्टेंस दोनों का, ये टाइम सेम है, और ये एम्पलीट्यूड भी सेम है। इधर इसका अगर ये है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड का सेम ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। जब ये कंप्लीट ओवरलैप करेंगी तो कैसा बनेगा? बेटा कंप्लीट ओवरलैप करवा देते हैं इनको। वाइट कलर इसके शो किया है, और इसको बेटा यहाँ पे ही मैं शो कर देता हूँ। जब ये कंप्लीट ओवरलैप होगा, तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। तब अच्छा हो जाएगा। ज़बरदस्त। ये देखें, अब कैंसल आउट होने को बताता हूँ कि अगर आप इस पॉइंट पे बात करें, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सुपरपोजिशन कहता है कि आपने पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को देखना है। किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका और इसका होगा, वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम्म। रिजल्टेंट को ड्रा करूंगा तो रिजल्टेंट ये है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे को एड अप होके ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव अगर ड्रा करनी पड़े तो ये इस रेड कलर से ड्रा करेंगे। ये जब कंप्लीट ओवरलैप कर रही है तो उस वक्त ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। उसके बाद फिर ये ये पल्स टुवर्ड्स राइट मूव कर रही होगी और ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगी। अगर पार्शियल ओवरलैप इनका कराया जाए और वो कहे कि जी पार्शियली ये कैसा बिहेवियर देंगी, लेट्स से ये वाइट कलर से शो किया है, और दूसरी बेटा अभी इतना इनका ओवरलैप हुआ। अब अगर आपसे क्या रिजल्टेंट ड्रॉ कर लें, तो देख लो बेटा कि इस टाइम तक, मतलब ये ज़ीरो और ये पॉजिटिव, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इनका ये इतना ही आएगा। जी अगर मैं रिजल्टेंट को रेड से ड्रा कर लूँ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है। उसके बाद ये देख लें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतना ही नेगेटिव इक्वल एम्पलीट्यूड है, तो आंसर विल बी ज़ीरो। तो रेड कलर विल बी द रिजल्टेंट, और यहाँ तक रिजल्टेंट ज़ीरो। उसके बाद आगे देखो बेटा, तो
ये रिजल्टेंट होगा। वजह क्या है कि इधर तो जीरो और ये माइनस में, तो ये रेड कलर आपका इस तरह बनेगा। अगर हम इसको रिजल्टेंट को सिर्फ दिखा दें आपको, तो रिजल्टेंट विल बी एट दैट टाइम विल बी लाइक दिस। जी। इसमें आपको कोई एतराज है तो आप पूछ सकते नाइस। हैं। ये उस टाइम पे रिजल्टेंट की कंडीशन। तो एमसीक्यूज में आंसर आ सकते हैं कि रिजल्टेंट वे बताएं कि ये इस तरह की जो होगी, आपने ड्रा कर इसका आंसर चूज कर लेना है। ठीक है। मैंने हर पॉइंट पे दो डिफरेंट सिचुएशंस को ड्रा करके आपको बताया है कि सुपरपोजिशन इससे प्रिंसिपल। क्या डिस्ट्रक्टिव, जी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव का ये होगा ना, वही अभी बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास देखो बेटा दो साइनोसाइडल वेव्स हैं। एक वेव ये है और दूसरी जब ओवरलैप कर रही थी तो दूसरी कुछ इस तरह की है। कंप्लीट ओवरलैप के दौरान इनकी ये कंडीशन है। तो आंसर क्या बनेगा इनका? इस पॉइंट को अगर आप चूज कर लें तो यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे। इस ऊपर वाले कैंसिल। पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेट से पॉजिटिव 4 है, तो ये -4 है। आंसर विल बी जीरो। जीरो। यहाँ पे भी जीरो, दोनों का जीरो। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, इसके ही मुतबादल यहाँ पे यू हैव एन इक्वल, मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो आंसर जीरो। इस पॉइंट का इसके साथ जब सम करोगे तो इधर जीरो, इधर जीरो। इस पॉइंट को जब इसमें ऐड करोगे तो आंसर जीरो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सम बनेगा। वेयर एज दूसरी साइड पे भी आप देखें, किसी भी पॉइंट पे जीरो, तो इन दोनों का आंसर जो है वो जीरो होगा। ये आपके पास है रिजल्टेंट वेव। कैंसिल हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट उस वक्त दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई, और ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ फेज डिफरेंस कितना था इनका? 180 जीरो। डिग्री। अच्छा हाँ, 180। 180 डिग्री फेज डिफरेंस था ना। हम्म। तो ये भी बात आपको लिंक करवाएंगे हम कि फेज डिफरेंस यहाँ पे 180 डिग्री है और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर दोनों का इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड में कुछ फर्क होता भी तो फिर भी बेटा, अगर लेट्स से ये आपके पास थी एक वेव और दूसरी कुछ इस तरह की थी, अब इन दोनों वेव्स में क्या फ़र्क है? इनका फेज डिफरेंस तो 180 है, क्रस्ट के साथ दूसरे का ट्रफ लाइन है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन लेकिन डिस्प्लेस। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड का फ़र्क है ना। अगर हम इस जी। पॉइंट को चूज कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ये और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये, ऊपर वाले का ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा इस पॉइंट पे? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पे। लेट्स से कैसे पॉजिटिव कि ये आपके पास अगर लेट्स से 4 सेंटीमीटर है और नीचे वाला -2 सेंटीमीटर है, 4 - 2 आंसर विल बी 2। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो जीरो। ठीक है बेटा। हमें पता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट जीरो। और अगर इस जगह को देखें तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट होगा। तो हम रिजल्टेंट को अब इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए पेपर में आता है कि आप आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में हो जाएंगे। ये रिजल्टेंट है।
अब इसका एम्पलीट्यूड भी जो जो है उससे ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कम ही है, तो इसलिए जो है जब एग्जैक्टली इक्वल एम्पलीट्यूड की होंगी तो कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन इसमें भी इम्पैक्ट कम हुआ है लेकिन कंप्लीटली कैंसिल नहीं हुआ। ठीक हो गया। जी सर। और अगर एक वेव इस तरह है, ये इधर जा रही है और ये दूसरी वेव ये इधर आ रही है, और वो कहता है जब ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगी तो उस वक्त रिजल्टेंट ड्रॉ करके बताएं। तो कंप्लीट ओवरलैप में जो है हम चाहें इस ब्लू को उठा के यहाँ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस तरह और ये इस तरह। ठीक है बेटा। अब रिजल्टेंट जी सर। एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे दोनों, इसका एम्पलीट्यूड ये, इसका डिस्प्लेसमेंट ये, तो लेट्स से ये +2 यूनिट है, +5 यूनिट है या 4 यूनिट है, तो आंसर विल बी 6, यहाँ कहीं इधर आएगा। ठीक हो गया। इधर आपको पता चल गया 0, इधर आपको पता चल गया 0, इधर आपको पता चल गया 0। इस पॉइंट पे देखें, दैट इज माइनस, लेट्स से दिस इज -2, दैट इज -4, तो आंसर विल बी माइनस। माइनस। तो रिजल्टेंट ड्रा करनी पड़े तो मैं आराम से इसकी रिजल्टेंट ड्रा कर लूंगा। ठीक है बच्चे। जी सर। इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, कोई फेज डिफरेंस है इन दोनों में? जी, नहीं फेज सर, डिफरेंसेस 0। हमने पहले बात की थी। तो इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, और दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा। जी सर। अभी तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, या कोई मसला है तो आपको पूछ लेना चाहिए कि जब दो वेव्स आपसे म- वो कहे कि जी मीट करेंगी और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना पड़े तो आपको ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। ठीक है। यस। कोई जी सर। शक? नो सर। गुड हो गया। ये ज़रा इसको सम अप कर लेते हैं ताकि आपके जहन में अगर कोई डाउट हो। तो प्रोपोजिशन की बात की, और ये बताता है कि दो वेव्स किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, और ये इसी रिजल्ट के, इसी को यूज़ करते हुए हमने ये बात की, और ये बातें जो अभी भी की है इसी बात को यूज़ करके की है। चलिए। अब बेटा हम बात करेंगे कि फेज डिफरेंस के साथ पाथ डिफरेंस को लिंक करेंगे, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने की बात करेंगे, और पाथ डिफरेंस को लिंक करेंगे आपके पास के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है। जी बेटा सर। अगर आपके पास ये दो सोर्सेज हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दें दूं कि कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, इसका इसमें इस्तेमाल आएगा। कोहेरेंट वेव्स इसको कहते हैं कि वेव्स विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट किसके साथ? कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद टाइम।
मतलब टाइम के साथ साथ उनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे भला जो मर्जी फेज डिफरेंस हो। इस बात पे नहीं है, ये हमारी मंशा नहीं है कि फेज डिफरेंस क्या है, जो भी है वो उनका कांस्टेंट हो। मतलब दो बंदे आपस में दुश्मन हैं, तो अगर वो मैं हर वक्त ही दुश्मन रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो कोहेरेंट है। उनकी दोस्ती है, हर वक्त ही दोस्ती है, तो वो कोहेरेंट। लेकिन एक वक्त में दोस्त, दूसरे वक्त में दुश्मन, फिर क्या, वो फिर कोहेरेंट नहीं होंगे। तो दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, तो वो हर वक्त अगर 180 डिग्री का है, तो फिर हम कहेंगे कोहेरेंट। अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, वो हर वक्त 0 डिग्री का है, तो कोहेरेंट। और अगर वो फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे। हाँ अब देखो, मैं दो वेव्स आपके सामने ड्रॉ करता हूँ और इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मीन लाइन है, और एक वेव ये है। ये अगर मेरी स्केलिंग की वजह से थोड़ा फर्क लग रहा हो टाइम पीरियड पे, तो वो असल में डायग्राम इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है बेटा। जी। ये दो किस्म की वेव्स हैं, एक को मैंने रेड से शो किया हुआ है और एक को येलो से। इस एक्सिस पे अगर हमारे पास टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, तो आप देख लें कि हर टाइम पे इधर भी इसका क्रस्ट के साथ ट्रफ लाइन है, आगे भी ऐसा ही है, इस जगह भी ऐसा ही है, इस जगह भी ऐसा ही है, इस जगह भी ऐसा ही है, इस वक्त भी ऐसा ही है, इस वक्त भी ऐसा ही है। तो इन दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। और इट इज सेम फॉर ऑल टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आगे कहीं जाके उनके फेज डिफरेंस में फर्क पड़ रहा है, तो ये दो कोहेरेंट वेव्स होंगी। ठीक है, समझ आई बात? अगर बेटा मैं इसमें एक ऐसे करता हूँ कि दूसरी वेव को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। आप देख रहे हो फेज डिफरेंस शुरू में तो जीरो है, यहाँ भी, यहाँ थोड़ा सा फेज डिफरेंस, सॉरी 180 है, जीरो नहीं, आई एम सॉरी। और अब 180 से थोड़ा फर्क हो गया है, इसकी क्रस्ट, इसकी ट्रफ में थोड़ा सा गैप आना शुरू हो गया है, इधर और फर्क आ गया है। तो ये दोनों वेव्स जो हैं वो कोहेरेंट नहीं है। इनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ क्या हो गया? चेंज हो चेंज हो गया। तो ये कोहेरेंट वेव्स नहीं कहलाएंगी, नॉट कोहेरेंट इन दैट केस। अब कोहेरेंट का हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। ऐसा क्यों? अगर कोहेरेंट नहीं होगी ना, तो एक टाइम जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो वेव्स किसी डिफरेंट जगहों से आ रही, एक वेव, ये एक सोर्स यहाँ पड़ा है, एक सोर्स यहाँ पड़ा है, और हम इस पॉइंट पी पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 2 सेकंड पहले इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, तो 1 सेकंड बाद डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, अगले 1 सेकंड बाद फिर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जो भी उनका फेज डिफरेंस है वो वही रहे, हम ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है इस पॉइंट पे, तो डिस्ट्रक्टिव ही करती रहे हर वक्त। कंस्ट्रक्टिव कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव ही करती रहे हर वक्त। तो फिर तो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। लेकिन अगर पहले कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर वो चीज़ चेंज हो रही है, तो वी विल नॉट बी एबल टू
ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। ठीक है, समझ आई यस। बात? यस। कोहेरेंट होना जरूरी है। और दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी का सेम होना भी जरूरी है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं होगी ना, मतलब यही दो वेव्स हैं जिनको मैंने ड्रॉ किया, इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी हुई है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता तो यहाँ पे अगर इसका क्रस्ट के साथ ट्रफ अलाइन था तो आगे जाके वो ऐसा ना होता। तो सेम फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया? अब बेटा देखो, जी। अगर आपके पास लेट्स से ये एक सोर्स यहाँ पड़ा है S1, एक सोर्स यहाँ पड़ा है S2, और ये पॉइंट है जहाँ पे हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं। इस वेव ने इतना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज D1। इस वेव ने इतना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज D2। जो पाथ का लेंथ है उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और D1 - D2 - D1 क्या कहलाएगा? ये इन दोनों वेव का पाथ डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ पे आप पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फर्क आपने देखना है। ये क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। कि उनके आप। जो डिस्टेंस का, जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है दोनों वेव्स ने उस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए। पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है जब अब वहाँ पे हम इंटरफेरेंस देखना चाह रहे हैं। तो दोनों वेव्स, जो सोर्सेस थे, वो लेट्स से हम कहते हैं कि स्टार्ट टाइम T0 पे वो इन फेज थे। मतलब इन फेज होने का मतलब ये है कि ये वेव ऐसे जनरेट कर रहा था। ये कि अगर इसका ये इस तरह ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर ही जा रहा है। ये इन फेज कहलाएगा। ठीक है बेटा? दो सिचुएशन हो यस। सकती हैं, या इन फेज या आउट ऑफ फेज। हम उनको स्टडी करेंगे। अगर दोनों सोर्सेज इन फेज हैं तो एट टी, जहाँ पे ये यहाँ पे हैं इन फेज, और पाथ डिफरेंस D2 - D1, अगर वन वेवलेंथ हो, टू वेवलेंथ हो, थ्री वेवलेंथ हो, इन शॉर्ट एन वेवलेंथ हो, तो फिर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। मतलब इसको हम ऐसे सीधी लाइन में समझ के कर सकते हैं कि ये आपके पास है एक लाइन, और यहाँ एक सोर्स यहाँ पड़ा है, इससे वेव्स आ रही हैं। इस पॉइंट पे हम पी पे ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं इंटरफेरेंस। और एक दूसरा सोर्स यहाँ पड़ा है S2, दैट इज S1। इनमें अगर वन वेवलेंथ का फर्क है, वन वेवलेंथ का मतलब फर्क का क्या मतलब होगा? ये देखें कि इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वन वेवलेंथ के लिए। ये देखें, वन वेवलेंथ अगर होगा ना, तो ये देखें इसका क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आएगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आएगा, ये दोनों एग्जैक्टली अलाइन कर जाएंगे। दोनों में पावर डिफरेंस कितना है? एक वेवलेंथ का है ना। जी। तो यहाँ पे जो मिलेगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर दो वेवलेंथ भी होता तो फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। S2 को मैं पीछे ले चलता है इधर, आगे फिर कोई फर्क ना पड़ता है कि एक वेवलेंथ इसको इस तरह देखें और पीछे चले गए यहाँ पे, ये S2 यहाँ पे। तो अब ये पाथ की लेंथ कितनी है? नाउ पाथ डिफरेंस इज टू वेवलेंथ। ये है तो ना? मतलब इस वेव ने जी जितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, D2 - D1 करेंगे तो वो टू वेवलेंथ होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये तब जब दोनों फेसेस फोर्सेस, दोनों सोर्सेज इन फेज है, मतलब ये इस तरह ऊपर जा रहा है, ये भी इधर ऊपर ही जा रहा है स्ट्रॉ।
ऐसा नहीं है कि जैसे वाटर वेव्स में एक सोर्स को ऐसे डिप कर रहे हैं, दूसरा भी हवा में है, दोनों डिप हो रहे हैं तो साथ डिप हो रहे हैं, दोनों ऊपर उठ रहे हैं तो साथ ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है। जी सर। और अगर पाथ डिफरेंस, एन का मतलब यहाँ पे होगा 0